नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश या यूं कहे भारत की बदलती सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवेश पर वर्षों से लिखते पढ़ते रहे हैं। पत्रिका का इन्होंने बहुत प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया है, पत्रकार हैं और समाज किस रूप में बदल रहा है, किस ओर जा रहा है, इस पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूं, तो इनसे मिलिए। ये हैं हमारे के गेस्ट आरपी सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह। राजेंद्र जी हैं बनारस के मूलतः और दिल्ली में रहते हैं, पत्रकारिता करते हैं। बनारस के बारे में कहा जाता है कि बनारस की गलियों में अगर कोई पर्यटक खो न जाए तब तक बनारस को समझा नहीं जा सकता है। सर से अभी मैं मिला हूं और बनारस पर बात हो रही है। बनारस पे इसीलिए बात हो रही है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है। गलियां खत्म कर दी गई हैं, अब बनारस की गलियां नहीं रही। अच्छा, बनारस की गलियों को भी सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। वो हेरिटेज की चीज़ें हैं और उसको अगर नहीं बचाया गया तो बनारस समाप्त हो जाएगा। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि गंगा मैया ने उनको बुलाया था। मोदी जी को गंगा मैया ने बुलाया नहीं था। मोदी जी को अभी पिछले चुनाव में गंगा मैया ने कहा यहाँ से वापस जाओ, लेकिन ज़बरदस्ती टिक गए। अच्छा। मोदी जी के लिए संभव नहीं है बनारस में रहना। मोदी जी के खून में बनारस नहीं है। क्या मतलब है? तो खून में बनारस होना का क्या मतलब है आपका? बनारस एक संस्कृति है और उस संस्कृति को मोदी जी कभी नहीं जी सकते। मोदी जी से अगर कहा जाए कि एक लंगोट पहन करके गोदौलिया से दशाश्वमेध तक पैदल चले जाओ तो नहीं जा सकते। क्यों? वो इसलिए नहीं जा सकते कि वो एक उस जगह से आए हैं जहाँ पे उस कल्चर का कभी विकास नहीं हुआ। और हम लोगों की वो संस्कृति है, एक गमछा हम लोग कंधे पे रखते हैं, दूसरा गमछा हम लोग पहनते हैं और जाके गंगा में डुबकी लगा के एक गमछे को गाड़ देते हैं और दूसरा लपेट के वापस अपने घर आ जाते हैं। लेकिन मोदी मोदी वो गंगा स्नान नहीं कर सकते। मोदी गंगा स्नान जो करेंगे वो कैमरे वाला करेंगे। अच्छा, संभव नहीं है। मतलब कैमरा नहीं रहेगा तब तक वो गंगा में जाएंगे ही नहीं। ना संभव नहीं है उनके लिए। मोदी जी कैमरे में मोदी जी से अगर कहा जाएगा कि लंगोट पहन के सरसों का तेल लगा के गंगा जी में कूद जाओ तो वो संभव नहीं है उनके लिए। अच्छा नहीं, लेकिन मोदी जी का दावा है कि बनारस का चेहरा उन्होंने बदल दिया है। अब बनारस का चेहरा, गुजरात मॉडल का चेहरा वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उसको कर नहीं पाएंगे। क्यों? लगभग तो कर दिया है उन्होंने। हाँ, लगभग जो किया है। एक दिन जब उनकी कुर्सी जाएगी तो सारे भागते नजर आएंगे, कोई नहीं दिखाई देगा बनारस के खून में, क्योंकि उन लोगों का कुछ भी नहीं है। नहीं, क्योंकि बनारस में तो बहुत विकास हुआ है मोदी जी के जाने के बाद, ऐसा दावा है। बनारस में पर्यटन सबसे ज्यादा वर्तमान समय में मोदी जी के पर्यटन कोई लेकर चाटेगा? पर्यटन किस काम का? जब आपकी सारी चीज़ें समाप्त हो जाएं, आपके घर समाप्त हो जाएं, आपकी संस्कृति समाप्त हो जाए। आपने मंदिर और गंगा के नाम पे, एक मंदिर के नाम पे हजारों मंदिर तोड़ दिए। आपने गंगा का ऐसा कबाड़ा किया कि गंगा ने अपनी धारा बदल दी। आपने गंगा को मजाक में बदल दिया। गंगा हम लोगों ने देखी है, हम जानते हैं। गंगा उस पार रेत पे मकान किसने बनवा दिए? वो रेत हुआ करता था, लोग तैर के जाते थे, आर पार करते थे। आज तो पैदल कोई चला जाए, पानी कहाँ गया गंगा का, ये मोदी जी कभी बताएंगे? तो मोदी जी को क्या पता? पानी कहीं जा सकता है, पानी की धारा कहीं भी फूट सकती है, कहीं भी जा सकता है। ये तो स्थिति है। वो उन्होंने अपना एक अहमदाबाद में इन लोगों ने साबरमती नदी पे फ्रंट बनाया, एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने गंगा के साथ वही एक्सपेरिमेंट कर दिया। इन्होंने तो अपनी माँ के साथ एक्सपेरिमेंट कर दिया, और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? नहीं, वो कह रहे हैं कि व्यापार लाना पड़ेगा, वो कह रहे हैं कि बिजनेस लाना पड़ेगा, और जो है जिस गंगा और जिस बनारस वासियों को टूटी फूटी नाव पे बैठना नसीब था, वो अब स्टीमर पे चल रहा है। क्या बात है! वो नाव डूबती थी ना तो तैर करके, नाव छोड़ करके वापस गंगा किनारे चले आते थे। भाई, वो टूटी फूटी नाव का भी एक अपना सम्मान है। नहीं, वो जिन लोगों का नाव है उनसे पूछो जा करके कि उनका रोजगार कहाँ गया। नहीं, तो वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने रोजगार को अपग्रेड कर दिया है और सुंदर बना दिया है। नहीं, वहाँ के लोकल को कौन सा रोजगार मिला? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आपने बाहर से ला करके लोगों को बैठा दिया है, रोजगार आपने उनके लिए इकट्ठा किया है। हाँ। वहाँ के लोकल लोगों को आपने कौन सा रोजगार दिया है?
सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना हाँ कि आपने वहाँ के लोकल लोगों को कौन सा रोजगार दिया। हाँ हाँ। आपने जिन लोगों को रोजगार दिया हम्म। वो वहाँ के नागरिक नहीं है। वहाँ के नागरिकों से पूछो कि आखिर उनका कैसे खाना पीना चल रहा। तो अब वो जो वहाँ का व्यापारी वर्ग है वो शुरू से व्यापार करता था, आज भी व्यापार करता है। उसके लिए कुछ लाभप्रद योजनाएं आप ले आए, वो अगर करोड़पति था तो अरबपति हो गया। वहाँ का गरीब तो जस का तस है ना, गरीब तो और बुरी हालत में पहुँच गया, उसके तो आपने रोजगार छीन लिए। नहीं, लेकिन एक साधारण सी बात है कि बनारस जो पर्यटन का केंद्र शुरू से रहा भी है और बनारस में लोग आते हैं। बनारस पर्यटन से ज़्यादा शिक्षा का केंद्र रहा है। बनारस का पर्यटन जो था वो शिक्षा के कारण था। आपने तो बनारस की शिक्षा भी चौपट कर दी। शिक्षा आपने शिक्षा नहीं न दिया, आपने तो बनारस में शिक्षा को ख़त्म किया। और पर्यटन जो आपने एक तरीके का, अगर मैं कहूँ कि बनारस को आप कुछ दिन में बैंकॉक बना देंगे। हाँ, ये तो तो क्या दावा हालत- है। नहीं, उनका दावा है बना देंगे वो। नहीं, वो तो कुछ और, वो तो जापान की सिटी बना रहे थे, हम तो बैंकॉक की बात कर रहे हैं। टोक्यो। आप ये समझिए ना कि आप क्या चाहते हैं, कि आप बनारस को बैंकॉक बनाना चाहते हैं, बनारस का कल्चर ख़त्म करना चाहते हैं। आप ये सोचिए कि बैंकॉक कैसे बना। उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। उसके पीछे जब अमेरिकन पड़ोसी देश में आए, वियतनाम में आए, तो उसके बाद से बैंकॉक की हालत ख़राब होती गई। थाईलैंड पूरा उजड़ गया। इस चीज़ को लोग समझ नहीं पाते। इसी तरीके से मोदी जब से बनारस में आए, बनारस उजड़ गया। नहीं, लेकिन बड़े बड़े जो जैसे ज़मीन तो बनारसियों को बनारस के पास है ना। अगर कोई अपार्टमेंट बनेगा, होटल बनेगा पर्यटकों के लिए, वो जो विश्वनाथ कॉरिडोर उन्होंने जो बनाया है, कहते हैं भव्य है, पूरे भारत के हिंदू वहाँ जा रहे हैं। अब 100 रुपया भी अगर समोसा खा रहे हैं तो वो बनारस के लोगों को ही तो मिल रहा है। वो इनको कैसे पता बनारस के लोगों को मिल रहा। वो फूड चेन आ गई हैं बड़ी बड़ी, उनको मिल रहा कि बनारस को मिल रहा। बनारस का लोकल तो जो गली का हलवाई था उसका तो नाम भी एक का नहीं जानते होंगे मोदी जी। क्या बात कर रहे हैं आप। किसी भगवती साहू दुखी साहू को नहीं जानते होंगे वो, जिनकी मिठाइयाँ और समोसे प्रसिद्ध रहे हैं, जिनकी कचौड़ी जलेबी प्रसिद्ध रही है। मोदी जी क्या जाने इसके बारे में। वो तो फूड चेन लेकर के आए हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है वो जाने। वो चुनावी चंदे में जा रहा है या देश से बाहर जा रहा, दो ही चीज़ हो सकता है। नहीं, आप जैसी बात कर रहे हैं, ये कांग्रेसी लोग भी इस तरीके की बातें, जब उत्तर प्रदेश के लोकसभा में अवधेश प्रसाद जी जीत गए, मतलब अयोध्या, उस अयोध्या में जो भाजपा की राजनीति का केंद्र है, मुख्यालय है राजनीति का, वहाँ से जब अवधेश प्रसाद जी यानी समाजवादी पार्टी के जीत गए, तब ये बातें आई थी कि अयोध्या की ज़मीनों पर बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है। तो बाहरी कहाँ, वो भी तो भारत के लोग हैं। ये तर्क आया है भाजपाइयों की तरफ से। नहीं, अयोध्या के लोग बनारस के लोगों से ज़्यादा जागरूक थे, मैं अच्छा। ये कहूँगा। अच्छा। बनारस के लोगों में वो जागरूकता नहीं रही, लेकिन या बनारस के लोगों के साथ कुछ गणित हो गई होगी। गणित का आप आशय समझ रहे होंगे। इसलिए संभव है कि भाजपा का प्रत्याशी जीत गया। नहीं, यही है, और क्या है। ऐसे बनारस ने बहुतों को जिताया, बहुतों को हराया। बनारस वो जगह है जहाँ से एक तरीके से धाराएं तैयार होती है राजनीति की। बहुत सारे लोग भाजपा में भी बनारस के उन्हीं यूनिवर्सिटियों से निकले हुए छात्र नेता हैं, हम जानते हैं। आप जैसों पर आरोप लगाते हैं, मतलब जो भाजपा के समर्थक हैं, अगर आपका ये अभी इंटरव्यू सुनेंगे तो आरोप लगाएंगे कि आप दकियानूसी विचार के, उसी टूटे फूटे बेंच वाले चाय की दुकान पे सड़े हुए लकड़ी है, पौवा है, बहुत टूट के मजा है गिर- उसका हाँ। अपना मजा है। हाँ, उसका अपना कुल मजा मिला है। के है कि हम तो विकास विरोधी हैं। हम तो अगर किसी महानगर में भी होंगे तो वही टूटे फूटे स्टूल वाले चाय की दुकान को खोजेंगे। ये हम लोगों के खून में है, तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, उसको तो नहीं बदल सकते। तो नहीं और फिर उसके बाद अगर कोई वो टूटा फूटा स्टूल और वो छोटी सी दुकान आखिर किस चीज़ का प्रतीक है, आप ये समझें ना। हाँ, वो तो असली बनारस का प्रतीक है ना। नहीं, कहने का मतलब तो फिर विकास कैसे होगा। हमेशा अगर आप जैसे लोग विरोध करेंगे तो कभी तो विकास करना होगा। ये नहीं तो विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, ये तो पहले तय करिए। विकास का मॉडल यही होना चाहिए कि लोगों के घर पर तोड़ दो, लोगों को विस्थापित कर दो, लोगों को इधर उधर भगा दो, नदियों की धाराएं बदल दो। यह सब विकास के मॉडल हैं।
ये संभव नहीं है। आप पुल बनाएंगे तो आप ये देखिए कि पुरानी नदी पे ही 100 साल पुराना पुल बनारस में चल रहा, आज भी चल रहा। आप नया पुल बनाते हैं तो उसके लिए आप नदी को इधर उधर करते हैं। आप उसी पे अपना पुल बनाइए ना, आपको क्या दिक्कत है? आप नदी को क्यों छेड़ रहे? आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं और आप नदी को छेड़ रहे, ये संभव है? आप बताइए वो कहाँ गया वो गंगा सफाई योजना, उसके सारे पैसे कहाँ गए? नमामि गंगे प्रोजेक्ट, नमामि गंगे परियोजना। हाँ, वो कहाँ गया? उसके पैसे कहाँ गए? गंगा कितनी साफ हो गई, कोई बता दे। जाके देखिए आप गंगा की क्या हालत है। रोज़ तो लोग दुनिया भर की फिल्में बना बना के डालते हैं यूट्यूब वगैरह पे। बहुत बुरा हाल है। नहीं, बनारस आपने कहा ज्ञान का केंद्र है, तो बनारस जो ज्ञान का केंद्र है, वहाँ के वोटर तो गलत निर्णय तो नहीं दिए होंगे। अगर मोदी जी को नहीं, तीसरी नहीं, बार उन्होंने ज्ञान का केंद्र है का मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ बनारस का लोकल ही उस ज्ञान के केंद्र का से लाभ उठाता है। वहाँ पे पूरे देश से, पूरे विश्व से लोग आते हैं और वो वहाँ पे 3-3, 4-4 शानदार यूनिवर्सिटियाँ हैं। आप उनको इस बुरी स्थिति में पहुँचा दिया आपने। मतलब आप कर क्या रहे? आप नया जो ला रहे उसमें पुराने के को किस तरीके से बाहर कर रहे? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप मतलब ये देखिए ना कि आप कहेंगे कि हम नई टेक्नोलॉजी ला रहे, तो आपने आईटी की फीस कितनी बढ़ा दी? सवाल ये है ना कि बीएचयू का आईटी इतना वर्ल्ड फेम का, आपने वहाँ पे क्या कर दिया ऐसा? जो हॉस्टल और जो फीस थी पढ़ाई की वो आपने कितना बढ़ा दिया? आप या तो उसको फ्री करते ना, आप नीचे के लेवल पे फ्री की बात करते हैं। स्टेटों में लोग कहते हैं कि ग्रेजुएट तक शिक्षा मुफ्त दी जाएगी, आप आईटी में क्यों नहीं ऐसा कर रहे? अच्छा, आप मेडिकल और आईटी के लिए भी तो कुछ ऐसा करिए। आखिर वो जो पढ़ेगा उसको रोजगार चाहिए और ये रोजगार देने को तैयार नहीं है, इसलिए शिक्षा को ही नाश कर दो। और ये कोई मतलब जुमले के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, ये सर्वविदित है, ये सारे लोग बोलते हैं। आपने कहा बनारस के शैक्षणिक संस्थाओं का भगवाकरण हो रहा है। हाँ, क्या तात्पर्य है इसका? नहीं, वो कोशिश कर रहे, वो कर नहीं पाएंगे। वो मतलब अध्यापक नहीं, भगवाकरण से तात्पर्य अगर आपका वो है पुजारी पाखंडवाद, पंडावाद, तो बनारस तो इसका केंद्र है पाखंडवाद का भी। मतलब बहुत जितने भी जो क्रिटिकल डिस्कोर्स हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, वैचारिक प्रतिरोध की संस्कृति में बनारस तो एक पाखंडवाद का भी अड्डा माना गया है। हाँ, तो वो आपने उसको बंद तो नहीं न करवाया, आपने तो उसके लिए अलग से संरक्षण प्रदान किया। आप कर क्या रहे? यही तो है ना कि अगर मान लीजिए कि ऐतिहासिक रूप से बनारस को ये माना जाता है कि वो पाखंडवाद का केंद्र है, तो आपने उसको कोई बंद करवाने का प्रयास किया? आपने उसको ख़त्म करवाने का प्रयास किया? आप तो उसके संरक्षक के रूप में देखे जाते हैं। अगर शासक उसका संरक्षक के रूप में देखा जाएगा तो वो चीज़ें बढ़ेंगी, वो ख़त्म थोड़े ही होनी है। ये आपकी इसके मतलब मोदी जी के तीसरी बार बनारस से जीत के आ जाना, ये व्यक्तिगत खुन्नस भी लोगों का कहा जा रहा है कि बनारस के लोग या कहीं के लोग, ये लोकल और ग्लोबल का जो तर्क है जो मोदी जी देते हैं, लेकिन हाँ, भारत एक देश एक चुनाव, एक भारत एक चुनाव का नारा चल रहा है। आने वाले दिनों में तो कोई गुजरात का व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ेगा, कोई यूपी का व्यक्ति मुंबई से चुनाव लड़ ही रहा एकदम है। लड़ ही रहा, ऐसा हाँ, नहीं है सब जगह से सब लोग लड़ रहे हैं। हाँ। तो ऐसे में तो विकास का, अब जो सांसद कहीं से चुनाव लड़ेंगे, विधायक लड़ेंगे, तो अपने हिसाब से विकास का काम तो करेंगे ही। तो आप कहेंगे कि बनारस बर्बाद हो रहा है, अयोध्या बर्बाद हो रहा है, तो क्या काम ही न हो? नहीं, काम किस रूप में हो, सवाल ये है ना। सवाल ये थोड़े ही है। मैं कह रहा हूँ कि कोई 500 साल पुरानी मंदिर अयोध्या में है, आपने उसको बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। मैं मतलब बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मेरी जो जानकारी है कि पाकिस्तान में आज की डेट में जितने भी से गुरुद्वारे और मंदिर हैं ना, उनको हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया जा रहा। हाँ, ठीक है, ढूंढ रहे हैं वो लोग ढूंढ रहे हैं। हाँ, प्रयास कर रहे हैं पर्यटन बढ़ाने का, ढूंढ रहे, पैसा लगा रहे। उन्होंने वर्ल्ड से कि जो जहाँ पे जिस भी धर्म के लोग हैं उनसे सहयोग मांगा है कि आप बताओ आपके नॉलेज में कोई ऐसा पाकिस्तान में कोई मंदिर है जो हम न जानते हों। वो उसको ढूंढ करके संरक्षण दे रहे, संरक्षित कर रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप तो उजाड़ रहे, और आप मंदिर वाली सरकार है। आप सरकार भी मंदिर वाली है और आप मंदिर
आप नहीं, हमें मंदिर सिर्फ कहाँ मंदिर उजाड़ की बात तो नहीं करेंगे, ये सर- हमारे हमारे उससे एकदम बाहर है। मैं मंदिर की बात एकदम नहीं कर रहा, मैं ये सिर्फ कर रहा हूँ कि जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, कल दिन अगर इन लोगों ने सारनाथ का कुछ कर दिया तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि उसका फिर होगा क्या। हम्म, कल दिन अगर ये धमेक स्तूप को सारनाथ में कर दें कि ये शिवलिंग है तो कोई क्या कर लेगा, आप इसको समझिए। ये बड़ा जिस- खतरा है आपके हिसाब से। हाँ, ये सब खतरे हैं भाई। इनकी नज़र में आप ये देखिए कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं। आप मतलब चीज़ों को कैसे समाप्त कर रहे और समाप्त करके बाकायदे उसको सरकारी जामा भी पहना दे रहे। आप सिर्फ व्यक्तिगत रूप से ये नहीं कर रहे। ये सब खतरनाक चीज़ें हैं। आखिरी बात मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपको बनारस में सांस्कृतिक चेतना लाने के लिए दो बातें कहनी हो, ऐसी कौन सी बात आप बनारस वासियों से कहेंगे? कि भाई उसमें दो चीज़ है। एक तो बनारस को बनारस लौटा दो वापस, नंबर एक। नंबर दो, वहाँ पे एक सांस्कृतिक चेतना के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ज़रूरत है, जो कि मैं समझता हूँ कि 60 और 70 के दशक में था। उसके बाद से वो सब कुछ बड़ा तेज़ी से बदलता क्या था गया। 60-70 के दशक में? बहुत अच्छा मूवमेंट का केंद्र था वहाँ पे। मतलब कुछ एक तो साहित्यकारों की बहुत बड़ी भीड़ थी, धीरे धीरे लोग पलायन कर गए। और जो मतलब मैं छायावाद के समय की बात नहीं कर रहा, मैं 60 और 70 के दशक के लेखकों की बात कर रहा। और वहाँ पे जिस तरीके से गोष्ठियाँ होती थी, सम्मेलन होते थे, और विश्वविद्यालयों के लान में बैठ कर के अगर त्रिलोचन शास्त्री जैसा कोई आदमी बोलता था तो लोग 2-2 घंटे तक सुनते रहते थे। लोग घूमते टहलते शाम को बैठ जाते थे ग्रुप में, और जिस तरीके से वो साहित्य और संस्कृति की बात करते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा, नंबर एक। और नंबर दो, पुराना बनारस भाई मुझे जैसा था वैसा वापस कर दो, बस महत्वपूर्ण है। अब हमें नहीं चाहिए ग्लोबल बनारस, वो हमारे किस काम का जो हमारी सारी चीज़ों को नष्ट करे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आपने एक ऐसी बात की जो साधारणतः लोगों के मन में है, लेकिन बहुत खुल कर लोग ऐसी बातें अब कैमरे के सामने नहीं कर पाते हैं। मैं अपने चैनल दैनिक अंबेडकर की तरफ से आपका शुक्रिया करता हूं और अपने दर्शकों से अपील करता हूं कि इस इंटरव्यू को आप सुने, गंभीरता से इस पर विचार करें और हम अपने जीवन में झांकें और विकास का, जो विकास जैसा जो शब्द है उसका तार्किक मूल्यांकन करें कि हम जिसे विकास समझते हैं क्या सच में वही विकास है या विनाश है। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।